अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम लोग अपनी लास्ट क्लास में ये कर रहे थे एराइल हैलाइड, एसाइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड का कंपैरिजन, ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस वगैरह हम लोग कर रहे थे बेटा। आज हम और आगे बढ़ेंगे, उनके रीजंस पढ़ेंगे। एसाइल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, अल्काइल हैलाइड उनके बाद, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं एराइल हैलाइड्स। ऐसा होता क्यों है हम उनका रीज़न पढ़ेंगे, लेकिन रीज़न पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, आपको एक छोटा सा फ़र्क समझ में आ जाए। पहले बेटा देखो, जो जो रिएक्शंस अल्काइल हैलाइड के हो रहे हैं उन सारे रिएक्शंस के अंदर कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा। देखें बेटा, ये ब्रेक हुआ और OH लग गया। इसी तरीके से यहां भी कार्बन और हैलाइड का बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा बेटा और CN लग गया। इसी तरह अगर आप थर्ड वाले बॉन्ड को देखें तो उसमें भी कार्बन और हैलाइड का बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा और NH2 लग गया। अच्छा, अब आप इसे कंपेयर करें एराइल हैलाइड से। अगर रिएक्शन नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये हुआ कार्बन और हैलोजन का ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा, राइट। इसका मतलब कार्बन हैलोजन का ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा। अच्छा बेटा, अब इस बातों से आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि अल्काइल हैलाइड में कार्बन और हैलोजन का जो बॉन्ड होता है, ये देखिए बेटा, ये कार्बन और ये हैलोजन का बॉन्ड जो है ये वीक है, वीकर बॉन्ड है बेटा। जबकि एराइल हैलाइड में ये कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। पहली बात समझ में आ गई? ऊपर वाले रिएक्शन हो रहे हैं और ऊपर वाले रिएक्शन के अंदर कार्बन और हैलाइड का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, नीचे वाले रिएक्शन नहीं हो रहे, मतलब कार्बन हैलाइड का बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा। तो जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो वो वीकर हो गया बेटा, जो नहीं हो रहा हो ब्रेक वो स्ट्रॉन्गर हो गया। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि ऊपर वाले रिएक्शंस के अंदर आपका कार्बन हैलाइड बॉन्ड ब्रेक होता है, नीचे वाले में नहीं होता। अब हम इस पे बहस करेंगे ऐसा क्यों होता है। जरा देखिएगा बेटा, पहले हम अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड का कंपैरिजन कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा है, यहां देखिएगा। देखिए बेटा, जैसे एराइल हैलाइड का मैं एक छोटा सा सैंपल समझाता हूं आपको। फॉर एग्जांपल बेटा, ये देखिए, ये एक एराइल हैलाइड है, ठीक है। कार्बन, 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 कार्बन और कार्बन, ठीक है। यहाँ पे कोई भी हैलोजन लगा हुआ है X, ठीक है। और याद रखिएगा बेटा, ये जो कार्बन होते हैं बेंजीन रिंग के, ये sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। आप इन्हें बोलते हैं दे आर sp2। मैं इधर अलग से बनाऊं यूं करके, ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब हो गया बेटा, इस कार्बन के पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। बेंजीन रिंग में जितने कार्बन हैं सब के सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सब, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ हर कार्बन के पास एक pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। ये देखिए, ये वाला, और वो पाई बॉन्ड बनाते हैं जो कंटिन्यूअसली शिफ्ट होते रहते हैं बेटा, बेंजीन वाली बात। ये मैं एराइल हैलाइड का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये कुछ ऐसा होता होगा लाइक दिस। हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो हर कार्बन के पास एक pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, हर कार्बन के पास। अब आप हेलोजन को देख लें बेटा, हेलोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड होती है np5 पे।
सही है। हेलोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूं अगर आपको मेरी बात ना समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 9 होता है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p5। एग्री? अच्छा बेटा, अगर आप क्लोरीन को देखें 17, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p5। इससे नीचे वाला ब्रोमीन 4p5, उससे नीचे आयोडीन 5p5 एंड सो ऑन। तो बेटा हेलोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड होती है np5 पे, यानी उनके एंड में कौन से इलेक्ट्रॉन, कौन सा ऑर्बिटल होता है? p ऑर्बिटल होता है। p सब एनर्जी लेवल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। तो इसका मतलब हुआ अगर कोई हेलोजन है तो उसके एंड में p ऑर्बिटल होगा। तो बेटा p ऑर्बिटल हेलोजन का भी होगा। ये रहा p ऑर्बिटल ऑफ हेलोजन, ये देखिए बेटा। बस मेरी बात अब आपको समझ में आ जाएगी। होता क्या है? होता यह है कि एराइल हैलाइड इसलिए रिएक्टिव नहीं होते और कार्बन हैलोजन का बॉन्ड इसलिए ब्रेक नहीं होता क्योंकि बेटा p ऑर्बिटल ऑफ हैलोजन ओवरलैप कर लेता है पाई ऑर्बिटल्स ऑफ द बेंजीन रिंग। बेटा ऐसे, यानी डबल बॉन्ड बना लेता है इस एक तरह का, हाफ पाई ये हो गया और हाफ पाई ये हो गया। अब आप सोचें, मुझे बताएं, अगर हेलोजन कार्बन के साथ एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड बना ले तो मैं कह सकता हूं एक्चुअली कार्बन और हेलोजन में डबल बॉन्ड बन चुका होता है। ठीक है, ठीक है, इसलिए ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड। अब आपको अगर दिमाग में ये सवाल कभी आए कि सर अल्काइल हैलाइड में भी तो हेलोजन का जो होगा, अल्काइल हैलाइड में हेलोजन के पास पी ऑर्बिटल होंगे, तो वो क्यों नहीं ओवरलैप कर लेते? एक मजबूरी है, मजबूरी सुनिएगा। देखिए बेटा, अगर आप इसे कंपेयर करें अल्काइल हैलाइड के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है बेटा, एंड सो ऑन, और ये इसके साथ एक हेलोजन लगा हुआ है। आप कहते हैं सर यहां भी तो पी ऑर्बिटल्स होंगे। हाँ बिल्कुल होंगे, लेकिन पता है ये वाला काम अल्काइल हैलाइड में क्यों नहीं होगा? इसलिए बेटा कि अल्काइल हैलाइड का जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है, बल्कि कौन सा है? sp3। उसके पास कोई अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ अल्काइल हैलाइड में आपका हेलोजन कार्बन के साथ उस तरह से डबल बॉन्ड नहीं बना सकता जिस तरीके से एराइल हैलाइड में बनाता है। तो वो जो मैंने आपको ऊपर बातें बताई, आई होप बात समझ में आ गई होगी। अगर एराइल हैलाइड में रिएक्शन नहीं हो रहा हो तो इसका मतलब कार्बन हैलाइड का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। अल्काइल हैलाइड में रिएक्शन हो रहा हो इसका मतलब कार्बन हैलाइड का बॉन्ड वीकर है। कार्बन हैलाइड का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर एराइल हैलाइड में क्यों होता है? क्योंकि आपके हेलोजन का p ऑर्बिटल आपके बेंजीन रिंग के पाई ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर लेता है और बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर लेता है बेटा, इसलिए रिएक्शन नहीं होता और उसमें हो जाता है वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ये हो गई इन दोनों का कंपैरिजन। ठीक है, तो हम इसे लिख लेते हैं बेटा, आपको याद रहे, छोटा सा पॉइंट बना के लिख देता हूं मैं इसको। सबसे पहला पॉइंट बेटा, सॉरी, कार्बन हैलाइड बॉन्ड तो ये लोग पानी लाके नहीं रखते ना यार। कार्बन हैलाइड बॉन्ड इन एराइल हैलाइड
is stronger than carbon halide bond in alkyl halide। पहले पॉइंट हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, एक चीज तो कंफर्म हो गई, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होने का मतलब हो गया कार्बन हैलाइड का बॉन्ड अल्काइल हैलाइड में वीकर हो गया, एक हो गया। अब उसका रीजन है, क्या रीजन है? इन एराइल हैलाइड, इन एराइल हैलाइड p orbital of halogen overlaps, p orbital of halogen overlaps with pi orbital of benzene कार्बन। उससे क्या होता है? hence bond becomes stronger, hence bond becomes strong। ये हो गया रीजन अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड का। एक बात, अब आते हैं एसाइल हैलाइड रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन क्यों कर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए बेटा, पहली बात तो याद रखिएगा, अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड और एसाइल हैलाइड तीनों में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होते हैं। आपको एएस लेवल में एक बात बताई गई थी, किसी भी रिएक्शन का नाम उसके फर्स्ट अटैक की वजह से रखा जाता है। मैं याद दिलाता हूं, सपोज करो बेटा कि अगर किसी रिएक्शन में पहला अटैक फ्री रेडिकल का हो, तो पता है उस रिएक्शन मैकेनिज्म का नाम कहां से शुरू होगा? फ्री रेडिकल से। अगर किसी रिएक्शन के अंदर पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल का हो, तो उसका नाम इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा, आगे कुछ भी लिखा हो। अगर किसी रिएक्शन में पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का हो, तो आप उस रिएक्शन का नाम न्यूक्लियोफिलिक रखते हैं। अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, एसाइल हैलाइड, इन तीनों में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होते हैं बेटा, तीनों में। क्यों? रीजन सुनिएगा क्यों। देखो बेटा, ऐसा क्यों होता है, पहले मैं छोटा सा की पॉइंट आपको लिख दूं, फिर मैं आपको बताता हूं क्यों। ऑल these three functional groups तीन कौन से बेटा? अल्काइल, एसाइल एंड एराइल की बात कर रहा हूं, ठीक है। ऑल दीज थ्री फंक्शनल ग्रुप्स रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल्स। ये तो पहली बात, ये दिमाग में अगर ये बात नहीं होगी तो आपको मेरी बात समझ ही नहीं आएगी। न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब सवाल ये है सर आपका, सर क्यों, ऐसा क्यों होता है? रीजन सुनिए ऐसा क्यों होता है। देखो बेटा, चलें हम सबसे पहले अल्काइल की बात कर लेते हैं। गौर से देखिए, सपोज करो ये अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। आपको पता है हेलोजन स्लाइटली नेगेटिव होगा, होगा। तो बेटा इसके साथ जो कार्बन लगा हुआ है वो स्लाइटली पॉजिटिव होगा। अब सोचो, इस कार्बन पे अटैक करने वाला कोई भी स्पीशी पर्सन कौन सा होगा? न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल होगा।
दोबारा सुनिए, सेम यही हाल अगर कोई शख्स बोलता है कि एराइल हैलाइड में ऐसा क्यों होगा। ये देखिए बेटा, आपने इसके साथ हेलोजन लगाया है, बिल्कुल लगाया है, तो बताओ इसके साथ वाला कार्बन स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा, हो जाएगा। बताओ अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल। ये भी न्यूक्लियोफाइल होगा। तीसरी और आखिरी बात सुने बेटा, एसाइल हैलाइड पे क्यों न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, ये देखिएगा। डबल बॉन्ड ओ और यहां हेलोजन लगा हुआ है। अब देखिए, ये स्लाइटली नेगेटिव, ये स्लाइटली नेगेटिव और ये स्लाइटली पॉजिटिव होगा। अब देखिए बेटा, अटैक करने वाला फिर से कौन होगा, न्यूक्लियोफाइल। तो ऊपर वाले जो मैंने रेड के साथ एक नोट लिखा है, की पॉइंट लिखा है, वो बात समझ में आ गई। तीनों फंक्शनल ग्रुप पे अटैक करने वाला कौन होता है, न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, इसी से आपको काश एक बात और समझ में आ जाए, थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा सा गौर करें, पूरी बात समझ में आ जाएगी। ये बताएं बेटा, इन तीनों में जिस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, उन तीनों कार्बन में सबसे ज्यादा चार्ज इंटेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी हायर किस में लग रही है आपको, सोचें। एसाइल हैलाइड में क्यों लग रही है आपको। हाँ भाई, आप सोचे, पहले वाले केस में कार्बन को स्लाइटली पॉजिटिव करने के लिए एक हैलोजन है, दूसरे वाले केस में कार्बन को स्लाइटली पॉजिटिव करने के लिए एक हैलोजन है। बेटा, तीसरे वाले केस में कार्बन को स्लाइटली पॉजिटिव करने के लिए एक हैलोजन है और एक और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन। यस और नो। तो बेटा, ये वाला कार्बन कंपैरेटिवली ज्यादा, ये वाला कार्बन जो है, दिस कार्बन ज्यादा स्ट्रॉन्गर पॉजिटिव चार्ज होगा नहीं होगा, क्यों होगा, ऑक्सीजन भी खींच रहा है अपनी तरफ, हेलोजन भी खींच रहा है अपनी तरफ। नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। अब सुनो, ये क्या कर रहा है, दोनों अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉजिटिव चार्ज कार्बन किस केस में होगा बेटा, एसाइल हैलाइड में। तो अब आप कह सकते हैं ना, इन तीनों केसेस में सबसे स्ट्रॉन्गर अटैक न्यूक्लियोफाइल का किस कार्बन पे होगा, एसाइल हैलाइड में। इसीलिए एसाइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं बेटा, मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो एसाइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि उन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक सबसे स्ट्रॉन्गर होता है। बेटा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक सबसे स्ट्रॉन्गर इसलिए होता है कि ये जो कार्बन है, जिसे आप कार्बोनाइल कार्बन भी कहते हैं बेटा, इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ दो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो खींच रहे हैं उसको अपनी अपनी तरफ, इसीलिए उसकी पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इसके अलावा आपको याद होगा, एएस लेवल में आपने एक और बात भी पढ़ी थी बेटा, कि कार्बोनाइल कंपाउंड इसलिए भी रिएक्टिव होते हैं कि वो प्लेनर होते हैं, उनकी टू साइड्स खाली होती हैं, तो लेफ्ट और राइट से भी अटैक हो सकता है बेटा उनके ऊपर। तो हम इसका रीजन लिख सकते हैं, फिर इसका एक छोटा सा मैकेनिज्म भी है बेटा। रीजन क्या है, एराइल हैलाइड्स आर most reactive towards nucleophilic attack बेटा, सॉरी, एसाइल हैलाइड बेटा। एसाइल हैलाइड्स आर मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक। एसाइल हैलाइड्स
आर मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं बिकॉज ऑफ presence of टू मोस्ट, ईएन का मतलब तो समझते हैं ना बेटा आप लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ द टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स attached to carbonyl कार्बन, ये जो दो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे हुए हैं ना कार्बोनाइल कार्बन के पास, इस वजह से, अच्छा हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, सही है। These two most electronegative atoms increase positive charge of carbon या कार्बोनाइल कार्बन, positive charge of carbonyl carbon, hence makes it most suitable for nucleophilic attack। छोटा सा मैकेनिज्म है हमारे सिलेबस में बेटा, और बहुत आसान है, ठीक है। बस एक छोटा सा मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ एसाइल हैलाइड आपको बस पता होना चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक, इस रिएक्शन का ना कभी कभी आपसे नाम पूछता है, तो इसका नाम होता है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ऐसा बोलते क्यों है, अभी आपको बात समझ में आ जाएगी बेटा। इसे लोग एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का होता है। एडिशन एलिमिनेशन क्यों कहते हैं? बहुत आसान सी चीज है बेटा, जरा समझिएगा बात को। लुक एट हियर, यहां देखें हो क्या रहा है, देखें फॉर एग्जांपल, इस एक मैकेनिज्म से आपको बहुत सारे मैकेनिज्म समझ में आ जाएंगे और हैं बहुत सिंपल से। तो आप, मैं चाहूंगा थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करें ताकि आपको अच्छी तरह डेप्थ में बात समझ में आ जाए। ये देखिए बेटा, सपोज करें एक एसाइल हैलाइड है, ये रहा, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां लगा हुआ है Cl, सपोज करो, ठीक है बेटा। अब आप देखें, आप ओ लेवल से पढ़, एएस लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं बेटा, मैकेनिज्म्स कैसे बनाए जाते हैं। ये वाटर है सपोज, जरूरी नहीं है, हो सकता है इसकी जगह आपको कोई और न्यूक्लियोफाइल दे दे, कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम। जरा देखिएगा, ये स्लाइटली नेगेटिव बेटा, ये स्लाइटली नेगेटिव, ये स्लाइटली नेगेटिव, और ये स्लाइटली पॉजिटिव, ठीक है। अब देखें, इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन से कहा कि मैं तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन देता हूं और तुम्हारे साथ बॉन्ड बना लेता हूं।
तो कार्बन ने कहा मेरे पास 5 बॉन्ड बनाने की तो कैपेबिलिटी ही नहीं है, अब क्या करूं? तो ऑक्सीजन ने इसे कहा तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को डोनेट कर दो। ये देखिएगा बेटा, इसको डोनेट कर दो। अब आप जरा फर्स्ट सिचुएशन देखिएगा क्या होगी। लुक एट हियर, ये देखें आप, आर सी ओ, यहां सी एल लगा हुआ है बेटा, ये देखिएगा, यहां लग गया ओ, और से देखिए एक एच, एक एच, बेटा ये हो गया पूरा नेगेटिव। क्यों हो गया पता है? एक कार्बन, इस एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था और एक इलेक्ट्रॉन इसको कार्बन ने दे दिया, राइट? अच्छा, अब हुआ क्या, ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया, बॉन्ड बनाया बेटा, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो गया। अब आप देखें, पहले बताएं पहले स्टेप में क्या हो रहा है, H2O इसमें ऐड हो गया, तो आपने इस रिएक्शन का नाम स्टार्टिंग में क्या रखा? एडिशन। इसको क्यों कहते हैं एडिशन एलिमिनेशन? देखिए, एडिशन हो गई। अब क्या ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाकर या पॉजिटिव चार्ज में स्टेबल होता है? जी नहीं, नहीं होता। अब क्या होगा, दोबारा से ये होगा कि ये लोन पेयर यूज होगा टू मेक डबल बॉन्ड अगेन हेयर विथ कार्बन, बट कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। ये देखिए, अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाए, ठीक है बेटा, और एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे के भाग जाए, एक इलेक्ट्रॉन दे के भाग जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया और चला गया, तो बताओ बेटा, ये जो हाइड्रोजन है और ये जो क्लोरीन है, ये मिलके क्या बना लेंगे? शाबाश, ये देखिएगा, आर सी ओ। अब देखिएगा यहां क्या लग गया बेटा? ओ एच। बेटा क्या चीज बाहर आ गई? अब बताओ, पहले स्टेप में एडिशन हुई, दूसरे स्टेप में मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया, तो इसे अक्सर तुम्हें मार्किंग स्कीम में किस नाम से नजर आएगा? ये एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें एडिशन भी हो रही है और एलिमिनेशन भी हो रही है, इसको बोलता है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसके साथ ही मेरा ये कंपैरेटिवली टॉपिक जो था कंपैरिजन वाला खत्म हो गया। मैं चाहूंगा एक दफा आखिर में थोड़ा सा जो कुछ मैंने बोला है मैं उसे समराइज कर दूं, ताकि आपको एक कोई बात समझ में आ जाए बेटा। अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, एसाइल हैलाइड, इन तीनों में सबसे रिएक्टिव होता है एसाइल हैलाइड, ठीक है? उसके बाद अल्काइल हैलाइड, उसके बाद एराइल हैलाइड। हमने पहला कंपैरिजन किया अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड का। अल्काइल हैलाइड में रिएक्शन होने का मतलब कार्बन हेलोजन का बॉन्ड वीक था। एराइल हैलाइड में रिएक्शन ना होने का मतलब कार्बन हैलाइड का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था। रीजन क्या था? एराइल हैलाइड के अंदर ओवरलैपिंग होती है p ऑर्बिटल ऑफ हेलोजन और पाई ऑर्बिटल ऑफ बेंजीन कार्बन। खत्म हो गई बात। अब आ जाए एसाइल हैलाइड तीनों से ज्यादा रिएक्टिव क्यों होता है? क्योंकि एसाइल हैलाइड के अंदर एक की जगह दो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, एक ऑक्सीजन और एक हेलोजन। वो करते क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचते हैं और कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को इनहेंस कर देते हैं, इंटेंसिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन बढ़ा देते हैं, जिससे न्यूक्लियोफिलिक अटैक इजी होता है एसाइल हैलाइड के अंदर बेटा। ये बोला है मैंने आपको। आई होप आपको मेरी समराइज बात समझ में आ गई होगी। इसके साथ ही हमारा हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट खत्म। हमारा एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है बेटा इसके अंदर, और वो है पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पॉलीमराइजेशन हम लोग यूजुअली ओ लेवल से पढ़ते हुए आते हैं, तो हमें इतना मसला होता नहीं है, और ना ही हमने बेसिकली
वो ऑर्डिनरी पॉलीमराइजेशन पढ़नी है, बट उसकी थोड़ी कुछ एप्लीकेशंस वगैरह हैं, उनको समझना है, ठीक है। पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन। अच्छा, पहले कुछ फॉर्मेलिटी पूरी कर लूँ, ताकि अगर कोई बच्चा कुछ भूल भी गया हो, थोड़ा बहुत इधर उधर है, तो वो चीज़ें उसको याद आ जाए। पॉलीमराइजेशन बेटा एक प्रोसेस है जिसमें मोनोमर्स कंबाइन होते हैं और वो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे पॉलीमर कहते हैं। हम उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। तो कुछ रिवीजन वाली बातें पहले कर लेता हूँ आपके साथ। देखिए बेटा, मोनो का मतलब होता है वन, ठीक है। और मर बेसिकली मॉलिक्यूल को कहते हैं। इसी तरह बेटा, पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है। तो अगर एक एक करके बहुत सारे मॉलिक्यूल कंबाइन हो और एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना देते तो हम उसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं। वापस से एक दफा रिवाइज कर देता हूं, जरा देखिएगा। सपोज करो बेटा, ये एक अल्कीन था। ये ताकि आपको चीजें वापस से रिकॉल हो जाए ना थोड़ा सा, फिर हम लोग इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। ये दूसरा अल्कीन है बेटा। अगर मैं 3 बना दूं तो शायद मैं अच्छा समझा पाऊं। ये देखें बेटा। अच्छा, एक मॉलिक्यूल को कहेंगे मोनोमर। तो मतलब मैं एक होगा तो बोलूंगा मोनोमर। और अगर एक एक करके बहुत सारे हो तो मैंने कहूंगा मोनोमर्स। और बेटा, अब आप इन सब का एक एक बॉन्ड तोड़ दो तो बेटा, एक एक बॉन्ड तोड़ने से दोनों एडजेसेंट्स कार्बन की एक एक वैलेंसीज फ्री हो गई, एक राइट पे और एक लेफ्ट पे। तो एक राइट एक लेफ्ट, दूसरे वाले मॉलिक्यूल का एक डबल बॉन्ड तोड़ दो तो एक लेफ्ट और एक राइट वाले कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो गई। अगर आप थर्ड वाले मोनोमर का भी एक बॉन्ड तोड़ दो तो एक राइट और एक लेफ्ट। अब देखें बेटा, ये बॉन्ड अपने प्रीवियस वाले से बना ले, ये अपने नेक्स्ट वाले से बना ले, ये अपने प्रीवियस वाले से और ये नेक्स्ट वाले से, ये अपने नेक्स्ट वाले से, एंड सो ऑन। अब आप गौर से देखें बेटा, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, एक। तो इसलिए हम इसे मर्स नहीं बोलेंगे, बल्कि क्या बोलेंगे, मर। इस एक मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे मोनोमर हैं। तो बेटा, आप इसके नाम से पहले बहुत सारे के लिए क्या लगा देते हो, पॉली। तो नाम क्या हो गया, पॉलीमर। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अबे पॉलीमराइजेशन बेटा। इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। अब देखें, द प्रोसेस इन विच बेटा, द प्रोसेस in which monomers combine to form a polymer। सही है। इसे क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन दो टाइप की होती है, ये भी आपको पता है। कौन सी दो टाइप होती है बेटा पॉलीमराइजेशन, एडिशन और कंडेंसेशन। अगर आप पॉलीमराइजेशन को कैटेगराइज करें बेटा,
तो दो तरह की होती है, दोनों सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। अब बेसिकली आप इंशाल्लाह जान जाएंगे, हम लोग कंसंट्रेट ज़्यादा करेंगे एप्लीकेशंस के ऊपर। पॉलीमराइजेशन दो तरह की होती है बेटा, एक को आप कहते हैं एडिशन, एक होती है एडिशन, और एक कहलाती है बेटा कंडेंसेशन। बेटा कंडेंसेशन, एडिशन का मतलब जिसमें मोनोमर्स कंबाइन हो और पॉलीमर ओनली प्रोडक्ट बनाए, बस साथ में कुछ ना बने, मतलब एडिशन कहते हैं। मोनोमर्स क्या बनाए, पॉलीमर ओनली, सिर्फ पॉलीमर बनाए। जबकि कंडेंसेशन में क्या होता है बेटा, मोनोमर मिलकर के क्या बनाते हैं, पॉलीमर along with small molecules। उस स्मॉल मॉलिक्यूल्स में क्या क्या हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा ईजी वाटर हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल HCl हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया हो सकता है, एंड सो ऑन। बेटा हम उसे बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो एडिशन और कंडेंसेशन दो तरह की होती है, दोनों सिलेबस में है। हम ये सब फॉर्मेलिटी थी बेटा, अब हम स्टार्ट करेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन से, ठीक है। हमारा पहला टॉपिक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा फर्क क्या है, जो आप ओ लेवल्स में पढ़ते थे बेटा और जो आप ए लेवल्स के अंदर पढ़ रहे हैं उसमें फर्क क्या है। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन। अच्छा, एडिशन पॉलीमराइजेशन बेटा सबसे पहले तो मैं आपको इसमें दो मेन टाइप्स बताऊंगा, फिर हम उसे और मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह बेटा। सबसे पहले नंबर वन, एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर आता है होमोपॉलीमर, ठीक है। बेसिकली हम लोग वो एडिशन पॉलीमर बनाते कैसे हैं, वो क्या क्या होते हैं, उन पे नहीं जाएंगे हम लोग। होमोपॉलीमर किसे कहते हैं बेटा, एडिशन पॉलीमर की अ, एक ऐसी टाइप को कह सकते हैं आप जिसमें सेम टाइप के मोनोमर्स कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो बेटा होमोपॉलीमर क्या होते हैं, पॉलीमर which are made from one type या same type of monomers, एक टाइप के, जिसे आता तुम्हें सब है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन, जैसे मैं एग्जाम्पल दे देता हूं, सपोज सी डबल बॉन्ड सी है, ये एच, ये एच, एच और एच, जब आप इधर एन लगाते हैं इसका मतलब होता है बहुत सारे मोनोमर्स। अब आप चाह रहे हैं इससे पॉलीमर बने, तो बेटा एक बॉन्ड हटा दें, ठीक है,
तो एक बॉन्ड हटाने से दो वैलेंसीज फ्री हो गई। तो एक हो गया राइट पे बेटा और एक हो गया लेफ्ट पे। दो बॉन्ड बनाए, ब्रैकेट बनाया, साथ में एन लगा दिया बेटा, हो गया। इसे कहते हैं होमोपॉलीमर। क्यों? इस पॉलीमर के अंदर कितने टाइप के मोनोमर्स कंबाइन हो रहे हैं? वन। आप इसको होमोपॉलीमर कहते हैं। इसे आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में पॉलीइथीन भी कहते थे, याद है? तो पॉलीइथीन बेसिकली किसकी एग्जाम्पल है? होमोपॉलीमर की। दैट्स इट। ये आप सब ओ लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आप सिर्फ आपको मैं ये बता रहा हूं कि ये बेसिकली टाइप कौन सी है, बस। एक और एग्जाम्पल देता हूं बेटा। तीन एग्जाम्पल देके बस हर बात में खत्म करूंगा ताकि मुझे नेक्स्ट वाले समझाने में आसानी हो जाए। देखो बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ये प्रोपीन है, ठीक है? आपने एन लगाया। एन का मतलब बहुत सारे प्रोपीन बेटा। अब आप देखिएगा, जब आप इसका पॉलीमर बनाएंगे तो आप CH2, पहले मैं इसे ऐसे लिख देता हूं, 1 1, ताकि आपको जो बातें भूल चुकी हैं सब याद आ जाए। H और मैंने CH3 को नीचे लिख दिया। अब आप देखें बेटा, जब आपको इसका पॉलीमर बनाना हो तो आप इसका एक डबल बॉन्ड हटाएं, और एक डबल बॉन्ड हटाने से बेटा इसकी दो वैलेंसीज फ्री हो जाएंगी ना, एक राइट पे और एक लेफ्ट पे। हो गया? आपको याद है कभी कभी आपसे कहता है 2 रिपीट यूनिट तक बनाओ, कभी कभी बोलता है 3 रिपीट यूनिट तक बनाओ। तो ये 2 और 3 रिपीट यूनिट क्या होते हैं? यानी इसी चीज को वापस वापस कॉपी पेस्ट कर दो। आई होप ये आता होगा, आपको भूल नहीं गए होंगे बेटा। मैं अगर इसको 2 रिपीट यूनिट तक बनाऊं तो ये देखिएगा, ये हो जाएगा CH3, इधर H, इधर H और इधर H। ये मैंने 2 रिपीट यूनिट तक बना दिया। ओके, सिर्फ समझाने के लिए ताकि मेरी बात समझ में आ जाए, इसे आप पॉलीप्रोपीन कहते हैं। पॉलीप्रोपीन ओ लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस पॉलीप्रोपीन के अंदर कितने टाइप के मोनोमर्स कंबाइन हुए? एक टाइप की। तो आप पॉलीप्रोपीन को क्या बोलेंगे बेटा? होमोपॉलीमर। एक आखिरी एग्जाम्पल देके बात को खत्म करता हूं। ये देखिएगा, आपको ये भी यकीनन याद होगा, इसे कहते थे विनाइल क्लोराइड। याद है? विनाइल क्लोराइड। एन लगाऊंगा, इसका मतलब बहुत सारे विनाइल क्लोराइड बेटा। ये देखो, CH2, CH और Cl, एक बॉन्ड मैंने तोड़ दिया तो बेटा दो वैलेंसी फ्री हो गई लेफ्ट राइट पे। अच्छा, मैं अगर 2 रिपीट यूनिट तक बनाना चाहूं, दिल चाह रहा है बना देता हूं। ये ले, CH2, इसी को वापस वापस कॉपी पेस्ट कर दिया, CHCl बेटा। मैंने ब्रैकेट लगाया और साथ में क्या लिख दिया? N। इसे कहते हैं PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। बेसिकली पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं, ये नहीं समझाना चाह रहा हूँ। समझाना ये चाह रहा हूँ, पॉलीविनाइल क्लोराइड में कितने टाइप के मोनोमर्स कंबाइन हुए हैं? एक टाइप के। इसीलिए आप इसे क्या बोलोगे? होमोपॉलीमर। पहली बात समझ में आ गई। मेरी दूसरी बात है बेटा, सेकंड एडिशन पॉलीमर का नाम है कोपॉलीमर बेटा, नंबर 2। कोपॉलीमर। मुझे यकीन है अच्छे बच्चे तो हेडिंग के नाम से ही पहचान जाते हैं हो क्या रहा होगा उसके अंदर। जैसे होमोपॉलीमर के अंदर सेम टाइप के मोनोमर कंबाइन होते हैं, इसका मतलब है कोपॉलीमर के अंदर क्या होगा? डिफरेंट टाइप के मोनो। तो आप इसे कहते हैं बेटा पॉलीमर इन विच polymer in which two
or more different type of monomers are combined. अब देखें, वही ऊपर वाली एग्जाम्पल मैं आपको नीचे थोड़ी अलग से समझा। अब ये देखिएगा बेटा, फॉर एग्जाम्पल आपको एक बात समझ में देखो, एडिशन पॉलीमर के बारे में एक बात आपको पहले से मैं ऐसा सपोज कर रहा हूं कि आती है। जब कभी भी आप एडिशन पॉलीमराइजेशन करते हैं, जब कभी भी, तो आपने नोट किया है आप हमेशा एक काम रिपीट कर रहे हैं। क्या? आप डबल बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, और डबल बॉन्ड ब्रेक करने के बाद वो जो दो वैलेंसीज फ्री हो रही हैं उनके साथ कॉम्बिनेशन स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करना शुरू कर देते हैं। दैट्स इट। हर दफा आप एडिशन में यही करते हैं। तो अब आप थोड़ी देर खुद सोचें, जरूरी है कि आप जो डबल बॉन्ड ब्रेक कर रहे होते हैं वो हमेशा एक ही टाइप के मोनोमर का हो? जरूरी थोड़ी है। आप डिफरेंट अल्कीन्स के डबल बॉन्ड तोड़ें तो क्या वो डिफरेंट अल्कीन्स के डबल बॉन्ड तोड़ने से उनकी एक एक वैलेंसी फ्री नहीं होती होगी? होती होगी। तो वो भी तो आपस में कंबाइन हो सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां देखिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये विनाइल क्लोराइड है बेटा। ओके, मैंने क्या किया, बहुत सारे विनाइल क्लोराइड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बहुत सारे प्रोपीन के साथ कंबाइन कर दिए। अब आप सोचो जरा, देखिएगा यार, ये ऐसा हो सकता है ना कि आपके विनाइल क्लोराइड का डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया है? हो गया, तो बेटा दो वैलेंसी फ्री हो गई। अच्छा, अब आप प्रोपीन का एक डबल बॉन्ड ब्रेक कर दें, CH टू CH3, हो गया। अब दोनों मोनोमर में एक एक वैलेंसी फ्री हो गई, तो पॉसिबल है ना ये अपने प्रीवियस वाले के साथ डबल बॉन्ड बना ले, ये अपने नेक्स्ट के साथ, ये अपने प्रीवियस के साथ, एंड सो ऑन। अगर ऐसा होता हो, अगर यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन, बहुत सारे विनाइल क्लोराइड हो, तो बेटा ये भी तो एक पॉलीमर बन सकता है। बन सकता है नहीं? इस पॉलीमर में एक टाइप के, सेम टाइप के मोनोमर्स हैं या डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स, इसीलिए आप इसे क्या बोलोगे? होमोपॉलीमर। ये एक, सॉरी, इसलिए आप इसे क्या बोलेंगे? कोपॉलीमर। डिफरेंट टाइप के ना बेटा, आप इसे बोलेंगे ये क्या है? कोपॉलीमर। तो होमोपॉलीमर में सेम टाइप के मोनोमर्स और कोपॉलीमर के अंदर डिफरेंट टाइप के मोनोमर। बेटा एक एग्जांपल आपको और देता हूं, बस ये बात में इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। ये दो है ना, मैं तीन कंबाइन करके दिखाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल चलो इन्हीं तीन की एग्जांपल ले लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CHCl, बहुत सारे बेटा, प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बेटा, प्लस कर देता हूं प्रोपी ब्यूटीन कर देता हूं, चलो ब्यूटीन CH3, कुछ भी, XYZ, कुछ भी, कोई कोई सा भी मोनोमर हो, कोई इशू नहीं है। जैसे ये ब्यूटीन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इन्हें कंबाइन करता हूँ। जरा देखिए, अब आगे तो जगह नहीं मिलेगी ना, तो मैंने यहां कर देता हूँ। देखिए, एक को पॉलीमर बनाने के लिए देखें, मैंने यहां किया CH2 CHCl। आगे देखिएगा बेटा, CH3 CH2, दो हो गए। तीसरा देखिएगा बेटा,
CH3 ये ब्यूटीन हो गया, ठीक है, जिसे आप ब्यूटीन भी कहते हैं। तीन हो गए। अब आप बताएं बेटा, इन तीनों का डबल बॉन्ड ब्रेक करने से एक एक वैलेंसी फ्री हो रही है? हाँ, हो रही है। तो बेटा ये अपने प्रीवियस के साथ, ये अपने नेक्स्ट के साथ, ये अपने नेक्स्ट के साथ, ये अपने नेक्स्ट के साथ, बताओ कंबाइन होता जाएगा। अब बताओ ये भी तो पॉलीमर बन सकता है। क्या इस पॉलीमर में सेम टाइप के मोनोमर हैं या डिफरेंट? आप इसे बोलेंगे ये कोपॉलीमर है बेटा। तो बेटा ऐसे पॉलीमर जिनमें सेम टाइप के मोनोमर्स कंबाइन हो रहे हो, सेम टाइप के, हम उन्हें कहते हैं होमोपॉलीमर। और जिसमें डिफरेंट टाइप के मोनोमर कंबाइन हो रहे हो उसे हम कहते हैं कोपॉलीमर। सही है। तो हमने बेसिकली, अब आगे चलेंगे इंशाल्लाह और इस पे फोकस करेंगे एप्लीकेशंस के ऊपर, ताकि चीज़ों को, क्योंकि पॉलीमराइजेशन बेसिकली बच्चा ओ लेवल से सीखा हुआ होता है, उसको पता होता है ये कंबाइन कैसे हो रहे हैं, बन कैसे रहे हैं, चेन कैसे बन रही हैं, एक यूनिट क्या होता है, दो यूनिट क्या होते हैं। तो वो कोई इतना मुश्किल होता नहीं है। बट थोड़ी सी डेप्थ ये होती है कि आपको उनकी कैटेगरीज समझ में आने लगती है कि ये कौन सी कैटेगरी है, ये कौन सी कैटेगरी है, एंड सो ऑन। तो इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट क्लास में आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।